नमस्कार साथियों, मैं जिस लोधा और आप मेरे साथ हैं प्रज्ञान माफ कीजिएगा लोधा क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर प्राचीन इतिहास बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत एक और नए टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए मौर्योत्तर काल पर हमारा डिस्कशन चल रहा था, जिसमें एक लास्ट आज का सेशन बचा हुआ है जिसमें हमें बात करनी है कुषाण वंश पर। जी हाँ, कुषाण वंश के एक प्रतापी शासक, जिसमें हम बात करेंगे विशेष रूप से कनिष्क और कनिष्क से संबंधित या कनिष्क के शासन काल की। आइए दोस्तों, मैं फिर से आप लोग सभी का स्वागत करता हूं प्राचीन इतिहास के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। दोस्तों बेसिक तो ये टॉपिक बहुत ही छोटा है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बात की जाती है मौर्योत्तर काल की, तो दोस्तों मौर्योत्तर काल में कुषाण वंश से क्वेश्चन आता ही आता है बीए फर्स्ट ईयर में विशेष रूप से। ठीक है, बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले तो आप जानते ही हैं कि एक नंबर आपका, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी भी कर रहे हैं तो एक पीस प्रीलिम्स के अंदर एक नंबर तो आपका इस टॉपिक से पक्का है। क्लियर है, क्योंकि प्राचीन इतिहास से बेसिकली इतिहास वाला जो पोर्शन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम वालों के लिए, उस इतिहास वाले पोर्शन में प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इससे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खैर आइए बेसिकली हम टॉपिक वाइज टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, तो प्रत्येक टॉपिक को समझना जरूरी है ना। तो प्रत्येक टॉपिक ही हमारी स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेशन को आज के। थोड़ा एक बार यहां पर भी फोकस कीजिए आप लोग। बीए के ऑलमोस्ट सभी विषय इसी प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में यदि आप जाकर देखते हो तो बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तीनों ही ईयर के ऑलमोस्ट सभी विषय आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो सब मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप लोग करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आ जाइए प्रज्ञान हिंदी प्लेटफॉर्म पर। यूट्यूब चैनल है, नया यूट्यूब चैनल है जो मेरे द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर अभी करंट अफेयर की क्लासेस मॉर्निंग में 6 बजे चल रही है। क्लियर है, कल संडे है तो कल तो ऑफ रहेगा, बेसिकली मंडे से स्टार्ट होगी फिर से। ठीक है, वो टॉप 5000 ऑल इंडिया जी के सीरीज चल रही है, जिसमें अभी ऑलमोस्ट 4000 क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुए हैं। अभी कुछ दिनों से इसको होल्ड कर दिया गया है। 4000 क्वेश्चन के आसपास अराउंड इतने क्वेश्चन यहाँ कवर करवा दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में। इसके अलावा इस चैनल पर और क्या क्या होने वाला है, तो ये जो सारे सब्जेक्ट आप देख रहे हैं सभी सब्जेक्ट डिटेल में मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लेक्चर और नोट्स सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने सेशन में डायरेक्टली। आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग क्लासेस आपकी चल रही है। कल वाले सेशन के साथ ही जो है आपका सेकंड यूनिट इसमें कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड यूनिट जो है मंडे से स्टार्ट हो जाएगी आपकी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना पर हम मंडे को डिस्कस करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, देखते हैं क्या क्या आज पढ़ना है आज के पूरे सिलेबस में, टॉपिक में पूरे में। तो आप जो ये 5 पॉइंट देख पा रहे हैं, इन पांचों पॉइंटों पर आज वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कुषाण वंश के प्रमुख शासक। तो एक छोटा सा परिचय लेंगे कुषाण वंश का। ठीक है, और बेसिकली दोस्तों कुषाण वंश के अंतर्गत ना हमको बेसिकली जो पढ़ना है ना, कनिष्क पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कनिष्क। ठीक है, कनिष्क पढ़ना है। ये सातवाहन वंश एडिट नहीं हुआ है, ठीक है ना, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, ये कुषाण वंश है ना, कुषाण वंश है। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे कुषाण वंश के प्रमुख शासकों की, एक सामान्य सा परिचय लेंगे। सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे कनिष्क की, एक सिंपल सा परिचय यहां पर लेने वाले हैं। पॉइंट नंबर थर्ड में कनिष्क की सैनिक उपलब्धियों को देखेंगे। पॉइंट नंबर फोर में कनिष्क की सांस्कृतिक उपलब्धियों को, और लास्ट में कनिष्क का मूल्यांकन। तो एकदम सिंपल वे में आज का पूरा टॉपिक होने जा रहा है आपका, है ना। पांचों पॉइंट एकदम इजी वे में है। सबसे पहले कुषाण वंश के जो प्रमुख है ना शासक रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में पॉइंट नंबर सेकंड में कनिष्क, जो कि कुषाण वंश के सबसे प्रतापी, सबसे जो है कहें कि प्रसिद्ध शासक रहे हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद में पॉइंट नंबर थ्री और पॉइंट नंबर फोर जो है, इनमें हम उनकी विभिन्न उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। और पॉइंट नंबर फाइव में मूल्यांकन, जिसे हम निष्कर्ष के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, चलिए तो पांचों पॉइंटों पर एक एक करके इनको डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं, ताकि टॉपिक जल्दी से क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन है, आप जल्दी इसको जो है पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उसका रिवीजन जरूर लगाइएगा। दोस्तों अगर हम बात करें कुषाण साम्राज्य की, तो यदि आप डे बाई डे अगर ये लेक्चर ले रहे हैं मेरे, जो मैं अभी प्राचीन इतिहास में दे रहा हूं आप लोगों को, तो आप बिल्कुल सावधानी से, क्योंकि इससे जस्ट पहले भी मैंने एक सेशन जो लिया था, इसमें आप लोगों को सातवाहन राजवंश के बारे में पढ़ाया था मैंने। ठीक है ना, सातवाहन राजवंश के बारे में। और उससे जस्ट पहले मैंने शक साम्राज्य के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, शक साम्राज्य के बारे में। अब जो है आज हम बात करने वाले हैं कुषाण साम्राज्य की, कुषाण साम्राज्य की। तो खाली आप जो है ना मैप में ही देख लीजिए कुषाण साम्राज्य को। ये इंडिया का मैप जो है, ये यहां तक लगभग लगभग ये इंडिया है। ठीक है, भारत
ये लगभग यहां तक का ये भारत है ना, मोटा मोटे तौर पर ले रहा हूं, क्लियर। अब अगर आप देखेंगे तो भारत जो है, माफ कीजिए, कुषाण साम्राज्य जो है, सातवाहन साम्राज्य हो या शक साम्राज्य हो, इनसे भी कई गुना ज्यादा विशाल साम्राज्य था कुषाण साम्राज्य, जिसने पूरे अफगानिस्तान या कहें कि जो ऊपर, बेसिकली अगर सिंपल वे में कहें ना तो लगभग आधी दुनिया को कुषाण साम्राज्य ने जीत लिया था। और कुषाण साम्राज्य में कौन विशेष राजा था, कौन थे, कनिष्क। तो कनिष्क को द ग्रेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने लगभग लगभग आधी दुनिया को जीत लिया था, लगभग पूरे यूरोप इनके अंडर में था। एक बड़ा विशाल साम्राज्य के स्वामी हुआ करते थे ये, ठीक है। इसमें श्रीनगर, साकल, तक्षशिला, पुरुषपुर, हेरात, खोतान, है ना, ये जो है चीन के एरिया थे, चीन के एरिया ये भी इनके साम्राज्य में हुआ करते थे। बात समझ आ रही है आपको? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक बड़े विशाल साम्राज्य के शासक रहे हैं कुषाण साम्राज्य के। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इतिहास के ज्यादा सोर्सेस इनके नहीं मिल पाए, इनके बारे में ज्यादा सोर्सेस नहीं मिल पाए हैं। फिर भी जितना प्राप्त हुआ उस पर डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 1 में कुषाण वंश के प्रमुख शासकों में, तो दोस्तों यहां पर हम सिर्फ 2 ही शासकों की बात करेंगे बेसिकली, है ना। बेसिकली शायद 10 से भी ज्यादा शासक रहे हैं इस शासन काल में, लेकिन विशेष रूप से 2 शासकों की हम यहां बात करेंगे। एक तो कुषाण वंश के संस्थापक की। कुषाण वंश के संस्थापक किसको माना जाता है, बस ये याद रखिए आप, कुजुल कड़फिसस। अब देखिए सुनिएगा, जबकि प्राचीन इतिहास में कुषाण वंश के विशेष या कहें कि ज्यादा सोर्सेस नहीं मिल पाए हैं, कहीं ना कहीं जो है सोर्सेस या तो कहें कि उनके कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिल पाए हैं। इस कारण से एग्जामिनर भी उतने क्वेश्चन इससे संबंधित नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि इससे संबंधित सामग्री ज्यादा है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए एक तो कुजुल कटफिसस ये कुषाण वंश के प्रथम शासक कहलाते हैं, जिन्होंने कुषाण वंश या कुषाण साम्राज्य की नींव रखी थी, ठीक है। इन्होंने ही कुषाण साम्राज्य की स्थापना की थी, इसीलिए इनको संस्थापक माना जाता है। इन्होंने धर्मथीडा की उपाधि अपनाई थी, धर्मथीडा की उपाधि अपनाई। धर्मथीडा क्या होता है, ये पहले इसको थोड़ा साफ करते हैं दोस्तों। धर्मथीडा क्या होता है, धर्मथीडा जो है, धर्मथीडा मान लीजिए कि जो धर्म निरपेक्ष बोलते हैं ना हम आज, धर्म सहिष्णु, कि स्वयं के धर्म को मानते हुए अन्य धर्मों का सम्मान करना, है ना, जिसे हम आज धर्म निरपेक्ष कहते हैं या धर्म सहिष्णु होना कहते हैं, वही धर्म थीडा कहा जाता था। उसी शब्द को धर्म थीडा कहा जाता था कि अपने धर्म का सम्मान करते हुए अन्य धर्म को, अब देखिए चूंकि ये शैव धर्म के उपासक थे लेकिन बौद्ध धर्म का भी समर्थन करते थे, इसलिए इन्होंने धर्म थीडा की उपाधि अपनाई थी। किसने, कटफिसस महोदय ने, कटफिसस ना शासक ने। कटफिसस ने प्रथम ने काबुल, अफगानिस्तान और कंधार पर प्रभुत्व स्थापित किया और इसी कारण से इनका एक विशाल साम्राज्य स्थापित हो पाया था। इसके बाद में आते हैं कौन, सम्राट कनिष्क। तो कुछ इतिहासकार इस वंश को चीन से आए, ये जो माफ कीजिए कुषाण आए थे, ये कुषाण जो है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो कुषाण जनजाति थी ना, ये चीन की यूची या यूएझी जनजाति के लोगों से बनी है। जो वहां से, यूएझी कहां की है, मध्य एशिया की जनजाति थी, और यूची कहां से थी दोस्तों, ये चीन की जनजाति थी, है ना। यूची चीन से जनजाति थी और यूएझी कल भी पढ़ा था आप लोगों ने, सातवाहन के जो प्रमुख जनजाति थी वो, माफी, शकों की जो जनजाति थी वो भाग करके आई थी मध्य एशिया से भाग करके आए थे शक जनजाति, है ना। तो शक जनजाति किस कारण आई थी, मध्य एशिया की यूएझी जनजाति जब शक जनजातियों को परेशान कर रही थी, तो उस कारण से यूएझी जनजाति के डर से शक जनजाति जो है भारत की ओर पलायन करके आई थी और फिर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था उन्होंने, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर, ठीक है। तो यहां पर कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि चीन से आई यूची जनजाति और मध्य एशिया से आई यूएझी जनजाति के लोग ही जो है यहां पर कुषाण कहलाए। सम्राट कनिष्क जो है भारत में आकर यहाँ की बौद्ध संस्कृति का हिस्सा बन गए। भारत सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में ही हुआ था, कुषाण काल में। अब ये वाला पॉइंट थोड़ा याद रखिएगा, आगे काम आएगा। सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्तियों का जो निर्माण हुआ था ना, वो कुषाण काल में ही हुआ था और विशेष रूप से कनिष्क के शासन काल में हुआ था। क्यों हुआ था, आपको अगर आपने कभी बौद्ध धर्म को पढ़ा होगा तो वहां पर आपने देखा होगा बौद्ध धर्म की चौथी संगति जो हुई थी,
उस चौथी संगति किसके शासनकाल में की गई दोस्तों? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, जिसे बौद्ध संगति कहते हैं, है ना। तो बौद्ध संगति सम्राट कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और उसी समय में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था, जहां से महायान शाखा का उदय हुआ था। बौद्ध धर्म की एक अन्य शाखा का उदय हुआ जिसे महायान शाखा कहते हैं। और महायान शाखा को मानने वाले जो बौद्ध थे, उन्होंने एक प्रथा चली थी मूर्ति पूजा की, जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियों की पूजा की जाती थी। और उन मूर्तियों का निर्माण जो है कनिष्क के शासनकाल में ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, उस समय में जो है ना गंधार और मथुरा शिल्प कला का उदय भी कुषाण काल में ही हुआ था। तो यहां से विशेष बात आपको याद रखनी है, जो 4 फैक्ट हैं वो समझ लीजिए कि कुषाण वंश के संस्थापक किसको माना जाता है? कुजुल खटपिसस को माना जाता है, जो 30वीं ईस्वी, है ना, 30 ईस्वी से इनका शासन माना जाता है। ठीक है ना। तो इन्होंने ही जो है कुषाण वंश की स्थापना की थी। उसके बाद में इन्होंने अपने साम्राज्य का हालांकि काफी विस्तार कर लिया था, काबुल, अफगानिस्तान और कंधार तक। लेकिन वास्तविक जो साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय जाता है कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक सम्राट कनिष्क को जाता है। किसको? कनिष्क को। और कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी, जहां पर बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था और नई शाखा का जन्म हुआ था, जिसे महायान शाखा कहते हैं। क्लियर है? इनके समय में ही मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हुआ था। गंधार और मथुरा शिल्प कला का भी उदय कुषाण काल में ही माना जाता है। ठीक है ना। इसके बाद में यदि बात करें कनिष्क के परिचय की, तो कनिष्क दोस्तों चूंकि ज्यादा प्रमाण तो इनके नहीं मिल पाए हैं, जितने प्रमाण हैं उनके आधार पर यदि बात करें तो कनिष्क जो है कुषाण साम्राज्य का एक प्रमुख सम्राट हुआ करते थे, जिसने लगभग 115 से 155 ईस्वी तक शासन किया। 115 से 155 ईस्वी तक किसने? कनिष्क ने शासन किया। वह कुषाण वंश के 7वें सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। 7वें सम्राट के रूप में, इसको भी क्रम को भी याद रखिएगा आप लोग। कनिष्क कुषाण वंश में 7वें सम्राट थे, 7वें। अब ये परिचय तो मिला है, लेकिन इससे पहले सम्राट के बारे में पता है, लेकिन दूसरा, तीसरा और छठे तक कौन थे इसका विशेष रूप से वर्णन नहीं है, या कहें कि हमारे पास साक्ष्य नहीं है बताने के लिए। ठीक है ना। और इसके बाद के भी कोई विशेष साक्ष्य हमारे पास में नहीं है। इसीलिए कुषाण वंश के अंतर्गत हम 2 ही शासकों को विशेष रूप से पढ़ते हैं और एग्जाम में भी अधिकतर 2 ही शासकों का उल्लेख होता है। ठीक है। उसके शासनकाल को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि माना गया है। कनिष्क का जन्म और प्रारंभिक जीवन के संबंध में अगर कुछ डेटा की बात करें, जानकारी की बात करें, तो बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन यह माना जाता है कि वह एक महान और एक विजेता शासक हुआ करता था। इसे कई साक्ष्य मिले हैं, कनिष्क से संबंधित बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन फिर भी कनिष्क के जन्म और उसके प्रारंभिक जीवन के संबंध में कुछ साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा और कुषाण वंश के अन्य शासकों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जितने साक्ष्य प्राप्त हुए उनके आधार पर ही आज ये टॉपिक चल रहा है। जैसे कनिष्क की सैनिक उपलब्धियां क्या क्या रही है, जो साक्ष्य प्राप्त हुए उनके आधार पर कुछ बिंदुओं के माध्यम से बात करने वाले। जैसे कि कुछ साक्ष्यों में यह प्राप्त हुआ है कि कनिष्क ने एक युद्ध किया पार्थियों से। किससे? पार्थियों से। और ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो चीनी साहित्य से ये जानकारी मिलती है कि सम्राट कनिष्क ने पार्थियों से युद्ध किया था। चीनी साहित्य से ये जानकारी मिलती है। पार्थियों के शासक ने कुषाण साम्राज्य पर आक्रमण किया था पार्थी शासक ने, है ना। पार्थी शासक ने कुषाण साम्राज्य पर आक्रमण किया था, ना कि कुषाण साम्राज्य ने। तो ये बात भी आप क्रम भी याद रखिएगा। पार्थी शासक ने कुषाण साम्राज्य पर कुछ विशेष 2 कारणों से आक्रमण किया था। एक कारण तो यह था कि बैक्ट्रिया पर कनिष्क का अधिकार था। किस पर? बैक्ट्रिया पर, जिस पर पार्थी अपना अधिकार करना चाहते थे। और दूसरा कारण था कि जो एरियाना प्रदेश है उस पर भी कनिष्क का अधिकार था। लेकिन पार्थियों का मानना था कि पहले उस पर पार्थियों का अधिकार था, अर्थात कि जो एरियाना वाला प्रदेश था वो पार्थियों का है। इसलिए वो चाहते थे कि कनिष्क उसको आजाद कर दे, छोड़ दे, जिससे कि पार्थियों के अंडर में वापस चला जाए एरियाना प्रदेश। लेकिन तो इन दोनों ही क्षेत्रों को कनिष्क से मुक्त कराने के लिए और या उन पर अपना अधिकार जमाने के लिए ही
पारथी शासक ने कनिष्क पर या कहें कि कुषाण साम्राज्य पर आक्रमण किया था। लेकिन बाद में कुषाणों ने इस पर जो है अधिकार कर लिया था और कनिष्क ने पारथियों के शासक को युद्ध में परास्त कर दिया। अब इसको एक क्रम में समझिए, देखिए ज्यादा डिफिकल्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है, एकदम इजी वे में चलने दीजिए इसको, कुछ भी नहीं। देखिए यार थोड़ा प्राचीन इतिहास है ना, तो कुछ शब्दावलियों को लेकर के कुछ कंफ्यूजन हो सकती है। दूसरी बात, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में बहुत फर्क है। मध्यकालीन इतिहास को एक ही बार पढ़ने में आप लोगों के गले के नीचे उतर जाएगी कहानी, लेकिन प्राचीन इतिहास एक मात्र ऐसी चीज है, अगर आप समझ लोगे तो आपको आसानी से वो समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा, अन्यथा रटते रहोगे पूरे जीवन भर रटाएगा नहीं। प्राचीन इतिहास की कहानी कुछ ऐसी है, सिंपल वे में समझिए इसको ताकि आप लिख भी अच्छे से पाओगे। देखिए पारथियों से युद्ध, पहली सैनिक उपलब्धि कनिष्क की। पारथियों से युद्ध में कनिष्क को विशेष विजय प्राप्त हुई पारथियों से। अच्छा, ये पारथी आक्रमण क्यों करना चाहते थे? पारथियों से क्या दुश्मनी थी कनिष्क की या कुषाण साम्राज्य की? तो दुश्मनी मात्र इतनी थी कि पारथियों को लगता था कि जो दो क्षेत्र विशेष जो कनिष्क के पास में हैं, उन पर एक बैक्ट्रिया और एक एरियाना का प्रदेश, ये दोनों ही कहीं ना कहीं पारथियों के हुआ करते थे, लेकिन बाद में कुषाण साम्राज्य ने उन पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये वापस प्राप्त करने के लिए पारथी शासक ने इस पर कुषाण साम्राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन असफल हो गया। इसके बाद में अन्य उपलब्धि की बात करें तो एक रोम साम्राज्य के साथ संबंध कैसे थे, इस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो कनिष्क के रोम साम्राज्य से बहुत ही अच्छे और मधुर संबंध थे, और इसके पीछे कारण क्या था कि जो रोम साम्राज्य था ना, वो भी पारथी शासक से शत्रुता रखते थे। अब पता है ना आपको, शत्रु का शत्रु हमारा मित्र होता है ना, आज भी यही चलता है। तो ये प्राचीन समय से ये प्रथा चली आ रही है। तीसरी उपलब्धि, चीन से युद्ध। तो चीन से युद्ध के अंतर्गत जो है, कुषाण वंश के समकालीन चीन में, कुषाण वंश या कहें कि कनिष्क का जब शासनकाल था, तो उस समय चीन में हान वंश हुआ करता था। कहां, कौन सा? हान वंश, याद रखिएगा नाम। ये देश बहुत ही शक्तिशाली है, कहें कि ये जो शासन था, हान शासन जो था या हान साम्राज्य जो था, ये बहुत शक्तिशाली था। हान शासक ने के सेनापति ने अपनी वीरता से संपूर्ण चीनी तुर्किस्तान को अपने अधिकार में कर लिया था, जिसने हान साम्राज्य की सीमाएं कुषाण साम्राज्य की सीमाओं से मिलने लगी थी। और जैसे ही हान साम्राज्य कुषाण साम्राज्य का पड़ोसी बना, वैसे ही बात बात पर इनमें भी विवाद उठने लगे, और बीच बीच में कई युद्ध भी इनके बीच में हुए, जिन युद्धों को कनिष्क ने संभवतः जीता। क्लियर? इसके बाद में अन्य उपलब्धियों में बौद्ध धर्म की उन्नति को ले लीजिए। अब कनिष्क की, अब बौद्ध धर्म की उन्नति में तो कनिष्क का तो विशेष योगदान ही माना जाएगा ना, क्योंकि बौद्ध संगति जो हुई थी, चौथी संगति जो हुई थी, एक तरह से कह सकते हो कि एक मीटिंग, एक बौद्ध मीटिंग हुई थी, चौथी। ठीक है, कुल मिलाकर बौद्धों में 4 संगतियां हुई थी। ठीक है, बौद्ध संगति कितनी? 4 हुई थी, जिसमें से चौथी जो है ना, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो कनिष्क के शासनकाल में होने के कारण कनिष्क ने काफी सपोर्ट किया, काफी सपोर्ट किया। तो सुनिए, कनिष्क की सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि मानी जाती है, वो बौद्ध धर्म को या बौद्ध धर्म का समर्थन करने के लिए ही उनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मानी जाती है, क्योंकि कनिष्क ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करने के बाद ये अत्यंत नम्र और दयालु बन गया, बिल्कुल बिल्कुल जो है अशोक, सम्राट अशोक की तरह। सम्राट अशोक ने भी जब तक युद्ध किए तब तक किए, और आखिर में जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तो एकदम नम्र और दयालु बन गए। और आपको पता है, मौर्य साम्राज्य का पतन भी अशोक के जस्ट बाद से ही होना प्रारंभ हो गया था, है ना। तो कनिष्क के शासनकाल की विशेष विशेषता क्या है? बौद्ध धर्म को सपोर्ट करना, बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन देना या उनका संरक्षण करना। क्लियर है? और उन्होंने अशोक सम्राट की तरह ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी उन्होंने किया। इसके अलावा अन्य में महायान। महायान क्या है? महायान अब तक तो आप समझ चुके, 4-5 बार बोल चुका हूं मैं। बौद्ध धर्म की एक अन्य शाखा है जो बौद्ध धर्म से पृथक हुई थी। कब हुई थी? कब हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। कब? चौथी बौद्ध संगति के समय में। ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध संगति का परिणाम, चतुर्थ बौद्ध संगति का परिणाम, जब चतुर्थ बौद्ध संगति हुई तो उस समय उसी संगति में जो है बौद्ध धर्म की एक अन्य शाखा या कहें कि एक नई शाखा का जन्म हुआ, जिसे महायान शाखा कहा गया। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों ने नागार्जुन के प्रयत्नों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। ठीक है, मूर्ति पूजा, स्वर्ग और धार्मिक क्रियाओं आदि को जो है स्वीकार किए जाने लगा। इससे पहले बौद्ध धर्म में
मूर्ति पूजा स्वीकार्य नहीं थी, स्वर्ग में विश्वास नहीं था, धार्मिक क्रियाकलापों में कोई विशेष विश्वास नहीं था। लेकिन महायान शाखा जब अलग हुई बन करके, तो उस शाखा के माध्यम से मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई, स्वर्ग और स्वर्ग आत्मा है ना, और धार्मिक क्रियाकलाप ऐसे क्रियाओं में इनका विश्वास जागने लगा। क्लियर है? ये थी महायान शाखा। तो इस प्रकार से हमने 5 बिंदुओं पर तो हमने उनकी उपलब्धियों पर चर्चा की है। ठीक है, 5 बिंदुओं पर। तो ये हो जाएगा चौथा और ये हो जाएगा 5वां। क्लियर है? ये हो जाती है कनिष्क की उपलब्धियां। इसके बाद में ये सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं एक्चुअल में। ठीक है, सांस्कृतिक उपलब्धियां बेसिकली देखिए, यहां पर हमने उनकी सैनिक उपलब्धियों के अंतर्गत 3 उपलब्धियां डिस्कस की है। ठीक है, 3 उपलब्धियां सैनिक उपलब्धियों में। अब जब सांस्कृतिक उपलब्धि की बात करें, तो सांस्कृतिक उपलब्धियों में हमें 5 सांस्कृतिक उपलब्धियों पर डिस्कस करना है, जिसमें से 2 हो चुकी है, बौद्ध धर्म की उन्नति और महायान। ठीक है, इसके बाद में साहित्य की उन्नति पर चर्चा कर लेते हैं। साहित्य की उन्नति की बात करें तो कनिष्क के शासनकाल में साहित्य और कला का भी अत्यधिक विकास हुआ। कनिष्क ने कई विद्वानों को अपने यहां पर आश्रय दिया था। जब कोई राजा विद्वानों को आश्रय देता है अपने अपने राज्य में, तो उसमें उस समय में क्या होगा दोस्तों कि जिस प्रकार से विद्वानों को आश्रय दिया जाएगा ना, तो उसी प्रकार से वहां पर उस प्रकार के साहित्य का या उस प्रकार की कला का अत्यधिक विकास होगा, क्योंकि विशेष रूप से राजा का सपोर्ट है, समर्थन है राजा का। ठीक है, उसकी राज्यसभा में अगर कहें कि कनिष्क की राज्यसभा में बुद्ध चरित्र लिखने वाले अश्वघोष और प्रकांड विद्वान नागार्जुन, पार्श्वनाथ, है ना, वसुमित्र, ये आदि इनके राज्य में रहते थे। चरक संहिता के लेखक चरक को भी कनिष्क ने ही आश्रय दिया था। तो इतने बड़े बड़े या कहें कि इतने विद्वान रहते थे इनके शासनकाल में, इन्होंने आश्रय दिया इनको। ठीक है, इसी कारण से इनके समय में या कहें कि कनिष्क के समय में साहित्य की या कला की विशेष रूप से प्रगति देखी गई है, सबसे ज्यादा देखी गई, ये समझ सकते हो आप। चलिए, इसके अलावा निर्माण कार्य की अगर बात करें, तो निर्माण कार्य में भी इनका कई जो है उल्लेखनीय नाम आता है इनका निर्माण कार्य में भी। जैसे तक्षशिला में सिरकप नामक स्थान पर एक नगर की इन्होंने स्थापना की कनिष्क ने। इसके अलावा कश्मीर में कनिष्कपुरी नामक नगर बनाया इन्होंने। ठीक है, और कई स्थानों पर उन्होंने स्तूप और विहारों का निर्माण करवाया। इसके अलावा अपनी राजधानी में पुरुषपुर में राजधानी पुरुषपुर थी उनकी, उसमें उन्होंने 400 फीट ऊंची एक मीनार का निर्माण करवाया। तो निर्माण कार्य भी इनके काफी एकदम अजीब भी थे और एकदम हटके भी थे और काफी प्रसिद्ध रहे हैं। क्लियर है? इसके अलावा कला की बात करें स्पेशली, तो कनिष्क की उपलब्धि कला के क्षेत्र में भी विशेष रूप से उल्लेखनीय मानी गई है। जो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की एक नई शाखा के उदय ने कला के क्षेत्र में एक नवीन शैली को जन्म दिया था। नवीन शैली को, कौन सी नवीन शैली को भाई? कला के रूप में जब बौद्ध मूर्ति बनाई गई और जब उसकी पूजा अर्चना स्टार्ट हुई, भगवान बुद्ध की मूर्ति जब बनी, उसकी पूजा जब महायान शाखा के लोग करने लगे, तो एक नई शैली को जन्म मिला कनिष्क के शासनकाल में ही। उनकी पूजा बौद्ध अनुयायियों का प्रिय विषय बन गई। इस प्रकार कला के क्षेत्र में एक नवीन शैली का आविर्भाव निसंदेह कनिष्क के शासनकाल की एक प्रमुख उपलब्धि मानी जा सकती है। ठीक है, तो कला के क्षेत्र में कनिष्क की सबसे प्रमुख उपलब्धि कौन सी रही है? नवीन शैली कौन सी? बुद्ध मूर्तियों का निर्माण। और बुद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ, उनकी महायान शाखा के अनुयायियों ने उसकी पूजा चालू की। वैसे ही एक नई संस्कृति को या नई कला का आविष्कार जो है इनके समय में होने लगे, इनके शासनकाल में हुआ। तो इस तरह से आपने कनिष्क की सांस्कृतिक जो उपलब्धियां रही है 5 पॉइंट उसके अंतर्गत देखे हैं। अंतिम रूप से बात करते हैं कनिष्क के मूल्यांकन की। तो जिस प्रकार से आपने इनके शासन व्यवस्था को समझा है, पढ़ा है, उस आधार पर आलोचना तो आप यहां पर कोई विशेष रूप से कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब विशेष फैक्ट हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, ऐसे कोई तथ्य हमको प्राप्त नहीं हुए हैं जिस आधार पर कोई आलोचक आलोचना कर सकते थे, है ना। इसलिए देखिए, भारत के महानतम शासकों में कनिष्क की गणना की जाती है। अपनी शक्ति के द्वारा उसने एक बृहद साम्राज्य की स्थापना की। एक बृहद साम्राज्य, वो तो आपने मैप में देख ही चुके हैं कितना बड़ा साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया था। इवन जो प्राचीन समय में दक्षिण भारत में विजयनगर बहमनी साम्राज्य ये विशाल साम्राज्य माने जाते थे, जबकि कुषाण साम्राज्य के सामने वो छोटे से टुकड़े मात्र माने गए हैं, है ना। एक विजेता होने के साथ साथ कनिष्क जो है ना, एक कुशल प्रशासक भी हुआ करता था। उसके समय में भारतीय सभ्यता का विदेशों में काफी प्रचार प्रसार हुआ। किसका? भारतीय सभ्यता का। कनिष्क विद्वानों का आश्रयदाता हुआ करता था।
उसकी राज्यसभा में कई विद्वान निवास करते थे, इसी कारण उसके शासनकाल में साहित्य की भी उन्नति हुई। कनिष्क के शासन कला की एक नवीन शैली का आविर्भाव बौद्ध धर्म के लिए एक अनूठी बात मानी जाती है। क्लियर है? तो जितना भी आपने उनकी सैनिक उपलब्धियों को पढ़ा है, जितना आपने उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों को पढ़ा है, उनके कुछ बिंदु आप मूल्यांकन के अंतर्गत रख दे, है ना। सांस्कृतिक रूप से जितना भी उनका अचीवमेंट रहा है ना, वही उनके शासनकाल का मुख्य अचीवमेंट रहा है, सैनिक अचीवमेंट से ज्यादा। याद रखिएगा, सैनिक उपलब्धि से ज्यादा सांस्कृतिक उपलब्धियां कनिष्क के शासनकाल में ज्यादा प्राप्त हुई है कनिष्क को। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ में आज का सेशन बस यहीं तक लेंगे। ओके फ्रेंड्स, कल हम बात करेंगे, एक और टॉपिक इसमें बच रहा है, एक और टॉपिक बच रहा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसमें एक टॉपिक बच रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया एक्चुअल में, है ना, तो इसलिए इस पर एक सेपरेट क्वेश्चन लूंगा, लेक्चर लूंगा कल वाला में। मौर्य काल के बाद भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, एक सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य काल के बाद भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति किस प्रकार की रही थी, स्पष्ट कीजिए या वर्णन कीजिए वगैरह वगैरह। तो इस पर एक सेशन होगा सेपरेट, छोटा ही होगा, ज्यादा लेंथी नहीं होगा, मुश्किल से वो आधे घंटे का सेशन होगा। उसके बाद में फिर हम थर्ड यूनिट पर मूव करेंगे। क्लियर है? कल एक सेशन इस पर और बनता है। इसी के साथ में हमारा सेशन आज का होता है कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद करता हूं कुछ डाउट नहीं होगा। डाउट अगर रहा हो तो यार कुछ भी एडवाइस देना हो ना, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई एडवाइस देना हो तो कमेंट कर सकते हो, सेशन समझ नहीं आ रहा हो तो भी भाई कमेंट कर सकते हो। क्योंकि देखिए, अभी फिलहाल इस प्लेटफॉर्म की अगर बात करूं तो लगभग 1,80,000 से ज्यादा स्टूडेंट है प्लेटफॉर्म पर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को जो ना एक तरफा सभी को एक जैसा समझ आएगा। किसी को कोई क्लास पसंद आती है, किसी को नहीं आती है, क्योंकि सबकी अपने अपने इंटरेस्ट रहते हैं ना, अपनी अपनी रुचि होती है। रुचि के अनुसार टॉपिक भी समझ आता है, रुचि के अनुसार टीचर भी समझ आता है। हालांकि टीचर आपको समझ आया तब तो आप मेरी क्लास पर है बने हुए देख रहे हैं, मजबूरी में मत रहिएगा, है ना। अगर मजबूरी में आप मुझे देख रहे हो ना तो इतना बर्दाश्त करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको सिर्फ नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, नोट्स पढ़ कर भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखिए कोई डाउट रहता हो, या जैसे पॉलिटिकल साइंस की आप क्लास देखते हैं तो बहुत स्मूथ चलती है, मेडिवल हिस्ट्री जब चलती है तो बहुत स्मूथ चलती है, जियोग्राफी जब चलती है तो वो भी बहुत स्मूथ चलती है। लेकिन जब कभी बात आती है प्राचीन इतिहास पर, जब कभी बात आती है भारतीय अर्थव्यवस्था पर, या फिर जब आप किसी बीए सेकेंड या थर्ड ईयर में इकोनॉमी पढ़ रहे हो, तो क्लासेस थोड़ी सी हैवी हो जाती है, टफ होने लगती है, जो थोड़ी कम समझ आती है ना। एक उसमें फ्रिक्वेंसी जो है ना बन नहीं पाती, टूटने लगती है। तो ऐसे में आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आज मुझे जितना समय लगता है उसमें एक आध घंटा में और मेहनत करूंगा, तो उसको और इजी करके लेके आऊंगा ताकि आपको और अच्छे समझ आ जाए। ठीक है, बाकी जितना लेवल मुझे लग रहा ना कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो यार, अब इतना तो आपको रखना भी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा। डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा मुझे, कमेंट बॉक्स आप सभी लोगों के लिए खुला हुआ है। लाइव चैट के अलावा आप बाद में भी कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप की और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, चाहिएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको प्रॉपर क्लासेस या प्रॉपर नोट्स और लेक्चर सब कुछ आपको ग्रुप पर ही प्रोवाइड होते रहे। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।